अगर मैं तुम लोगों से कुछ इस किस्म की बात करता हूं, न्यूटन फर्स्ट लॉ में मैंने देखो तुम लोगों से कुछ बात की थी, और मैंने क्या बात की थी, मैंने ये बात की थी कि अगर हमारे पास ये एक बॉडी है, ठीक है, और इस बॉडी के ऊपर जनाब अली हमारे पास दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। एक फोर्स जो है वो यूं ऊपर की जानिब लग रही है, और दूसरी फोर्स जो है वो यूं नीचे की जानिब लग रही है, और दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड हमारे पास सेम है। मैग्नीट्यूड सेम का मतलब यह है कि फर्ज कर लो कि अगर इसका मैग्नीट्यूड मेरे पास कितना है, 10 है, और यूनिट क्या होता है, न्यूटन, ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड भी मेरे पास कितना हो, 10 हो, और यूनिट क्या है फोर्स का, न्यूटन। ये अगर मेरे पास कंडीशन है कि दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों ऑपोजिट है, आपको नजर आ रही है, एक फोर्स ऊपर लग रही है, एक फोर्स नीचे लग रही है, तो ये कौन सी फोर्सेस कहलाएंगी, इन फोर्सेस को हम कहते हैं बैलेंस फोर्सेस। आई बिलीव ये बात याद होगी। और न्यूटन साहब ने क्या फरमाया था कि जब कभी भी बैलेंस फोर्सेस एक्ट करती हैं, लेट मी राइट, बैलेंस फोर्सेस, तो जब भी बैलेंस फोर्सेस किसी बॉडी पे एक्ट करती हैं तो दो काम होते हैं, या तो वो बॉडी किस में रहती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेस्ट में रहती है, या ये हो सकता है कि वो बॉडी मूव कर रही हो, लेकिन वो कैसे मूव करेगी, बिल्कुल ठीक आप लोगों ने पहचाना, उसे हम कहते हैं कि वो मूव कर सकती है यूनिफॉर्म, या जिसे हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट स्पीड के साथ या वेलोसिटी के साथ मूव करेगी। क्या ये बात ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ रही है? आप बोलेंगे यस। तो ये दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो ये कंडीशन हो सकती है रेस्ट वाली, या वो मूव कर सकती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। मैं आपके मैसेजेस भी देख लूं, साथ में आपके मैसेजेस भी आ रहे हैं मेरे पास, इसको मैं साइड पे कर लूं, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास बात यह है कि अगर मैं आपसे कहूं कि जी जितनी फोर्स नीचे लग रही है उतनी फोर्स ऊपर लग रही है तो क्या ऐसा हो सकता है कि कोई बॉडी मूव करे? तो आप बोलेंगे यस बिल्कुल, इज इट पॉसिबल कि बॉडी जो है वो मूव करे, लेकिन कैसे मूव करेगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, है ना। अच्छा, अब दूसरी बात, अगर मैं कहूं कि एक बॉडी पे बैलेंस फोर्सेस लग रही हैं और वो बॉडी कहां जा रही है, वो बॉडी मूव करके जा रही है ऊपर की जानिब। ये जो मैं एरो बना रहा हूं, ये मैं बना रहा हूं किसका, मोशन का, ठीक है, यानी मैं कह रहा हूं कि उसकी मोशन किस तरफ है, वो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो वो जब ऊपर की तरफ जा रहा है तो मैं आपसे ये पूछूंगा वो ऊपर की तरफ कैसे मूव कर रहा है, वेलोसिटी से मूव कर रहा है या वो एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। इफ द बैलेंस फोर्सेस 10 न्यूटन 10 न्यूटन, 10 नीचे और 10 ऊपर, ठीक है, डाउनवर्ड 10 न्यूटन, अपवर्ड 10 न्यूटन, इफ two forces which are equal in magnitude, opposite in direction, which means the balance forces acting on this body and this body is moving upward, तो ये upward कैसे मूव कर रहा होगा, वेलोसिटी से या एक्सेलरेशन से, कैसे मूव कर रहा होगा, वेलोसिटी से। वेरी गुड, जो लोग ये कहते हैं कि ये ऊपर की जानिब जा रहा होगा वेलोसिटी से, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ओके, आगे बात करते हैं, सही है। तो ये कैसे कैसे मूव कर रहा है, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर की जानिब मूव कर रहा है। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? अगर समझ में आ गई तो आप लोग थम अप कर दीजिए या ओके लिख दीजिए कि जनाबे अली, अगर एक फोर्स नीचे लग रही है और एक फोर्स ऊपर लग रही है और दोनों फोर्सेस सेम है और बॉडी मूव करके कहां जा रही है, ऊपर जा रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो ऊपर कैसे जा रही होगी, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही होगी, है। तो वो किससे जा रही होगी, यूनिफॉर्म वी से जा रही होगी। अब मैं कंडीशन चेंज कर रहा हूं, बहुत सोच समझ के तुम लोगों ने मुझे इसका आंसर करना है। मैं आपको ये नहीं बता रहा कि बल्कि चलो अभी तस्वीर को ऐसे रहने देते हैं। मैं ये कहता हूं एक बॉडी जो है उस पर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक नीचे एक्ट कर रही है और एक ऊपर एक्ट कर रही है, राइट। तो मैं एक काम करता हूं, इन फोर्सेस के जो मैग्नीट्यूड है इनको मिटा देता हूं। ओके, इन फोर्सेस के मैग्नीट्यूड को मैं मिटा देता हूं। तो मैं कह रहा हूं कि जी एक बॉडी मूव कर रही है, उस पर एक फोर्स ऊपर लग रही है, एक फोर्स नीचे लग रही है, बॉडी ऊपर जा रही है, लेकिन ऊपर जो मोशन है वो किससे है, वो एक्सेलरेशन से मूव करती हुई ऊपर जा रही है। ये मेरी बात समझ में आ रही है कि बॉडी किससे मूव करती हुई ऊपर जा रही है, एक्सेलरेशन से मूव करती हुई ऊपर जा रही है। तो फिर आप मुझे बताइए, क्या नीचे वाली फोर्स और ऊपर वाली फोर्स बराबर होंगी? क्या ये दोनों फोर्स सेम होंगी क्या इस दफा, अगर ये एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा हो? बिल्कुल ठीक है, जो लोग ये गैस कर रहे हैं कि अब अगर ये एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है तो डाउनवर्ड फोर्स एंड अपवर्ड फोर्स ये इक्वल नहीं होंगी, बिल्कुल सही गैस कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है अच्छा, अब आप क्या गैस कर सकते हैं, मुझे बताइए कौन सी फोर्स ज्यादा होगी, अपवर्ड फोर्स ज्यादा होगी या डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा होगी? यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर मैं अपवर्ड फोर्स को लिख देता हूं
जनाबे अली एफ क्या लिख देता हूं, 1 लिख देता हूं, और डाउनवर्ड फोर्स को मैं लिख देता हूं F2। तो आपका क्या ख्याल है कौन सी फोर्स ज्यादा है? F1 ज्यादा है, F2 ज्यादा है? F1 ज्यादा है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखो ना बॉडी कहां मूव कर रही है, ऊपर की जानिब जा रही है, तो इसका मतलब ऊपर की जानिब जो फोर्स है वो फोर्स ज्यादा हो गई, F1 ज्यादा हो गई, और F1 जो है वो ग्रेटर है किससे? F2 से, राइट? बिल्कुल ठीक हो गई, ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। इसी वजह से वो ऊपर की जानिब किससे जाएगा? एक्सेलरेशन से मूव करेगा। इसका मतलब है यहां तक की सारी कहानी समझ में आ गई। एग्रीड? अब मैं इस पूरी तस्वीर को सबको खत्म कर रहा हूं और मैं दोबारा से एक तस्वीर बना रहा हूं और मुझे आप बताइए कि क्या सिचुएशन होगी। देखिए, मैं ये कहता हूं कि सपोज करें कि ये मेरे पास एक बॉडी है और इस बॉडी पे एक फोर्स नीचे लग रही है, और वो जो नीचे वाली जो फोर्स है वो है बॉडी का वेट है। ओके, ये इसका क्या है? वेट। तो वेट इज ए फोर्स। तो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऊपर की जानिब एक फोर्स लग रही होगी जो कि क्या होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं? रिएक्शन, है ना? अगर वेट एक फोर्स है तो एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, तो ऊपर की जानिब एक फोर्स लग रही होगी जिसे हम क्या बोलेंगे? रिएक्शन। एग्रीड? यस, ठीक हो गया? ओके, अब बताओ मुझे, अब अगर मैं कहूं कि जितना वेट लग रहा है उतना रिएक्शन तो होगा, ये बात तो कंफर्म है कि उतना होगा, और मैं कहूं कि बॉडी ऊपर की जानिब मूव कर रही है, किससे मूव कर रही है? एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। बॉडी ऊपर की जानिब मूव कर रही है, लेकिन किससे? एक्सेलरेशन से। तो अब आप क्या गेस करते हैं? ये बात तो ठीक है कि वेट और रिएक्शन दोनों बराबर हैं, कि ये W और ये दोनों, इसका जो रिएक्शन है ये दोनों इक्वल हैं। लेकिन अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो बॉडी को ऊपर एक्सेलरेशन से तो नहीं जाना चाहिए, बॉडी को तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जाना चाहिए, जो अभी हमने डिस्कशन की थी। और अगर ये एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है तो अब आप मुझे क्या बोलेंगे? सर यहाँ पे एक फोर्स और भी लग रही है, यहाँ पर दो फोर्सेस लग रही हैं और यहाँ एक फोर्स लग रही है, तो ये जो दो फोर्सेस हैं ये कोई और फोर्स भी यहाँ पे लग रही है, F। तो एक्चुअली हो ये रहा है कि ये F और ये R, ये दोनों प्लस होकर, ये दोनों प्लस होके ग्रेटर देन किससे हैं? W से, वेट से ज्यादा है, तभी ऊपर की जानिब जा रहा है एक्सेलरेशन से। एग्रीड? लेकिन ये सारी बातें हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ में की हुई हैं, तो मैं उसी से ही बात कर रहा हूं। तो इसलिए लग रही है, देखो मैं ये कह रहा हूं कि अगर तो ये फोर्स नहीं है, अगर तो ये नहीं है, तो फिर जितनी फोर्स नीचे लग रही है उतनी फोर्स ऊपर लग रही है। अगर दोनों फोर्सेस बराबर हैं, इसको भी मिटा दूं मैं, तो अगर दोनों फोर्सेस बराबर हैं, नीचे वाली भी और ऊपर वाली भी, मैंने यहां लिखा है, ऊपर एक्सेलरेशन से जाएगा या वेलोसिटी से जाएगा? पहले तो ये बताओ, V होगा या A होगा? V होगा ना। मैं ये कह रहा हूं ये ऊपर जा रहा है एक्सेलरेशन से, मैं ये कह रहा हूं ये ऊपर जा रहा है एक्सेलरेशन से। अगर ये ऊपर एक्सेलरेशन से जा रहा है तो क्या ये दोनों फोर्सेस बराबर हुई? ये तो बराबर है, तो ऊपर कोई ना कोई और फोर्स भी तो होनी चाहिए जिसकी वजह से ये एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, क्योंकि अगर हम W और R की ही बात कर रहे हैं फिर तो जनाब एक्सेलरेशन नहीं होनी चाहिए, फिर तो वेलोसिटी होनी चाहिए। लेकिन अगर R यानी ऊपर की तरफ कोई और फोर्स भी मौजूद है जिसको मैं F लिख देता हूं, तो अब ये दोनों मिलके W से क्या हो चुके हैं? ज्यादा हो चुके हैं। इसलिए मैंने दरमियान में प्लस लगाया था कि ये दोनों मिलकर, क्योंकि R और W तो बराबर है, R और W ये दोनों तो आपस में क्या है? ये दोनों तो बराबर है। तो इसका मतलब है कि ऊपर F और R मिलकर ज्यादा हो गए हैं W से। अब हम न्यूमेरिकल नंबर 5 बुक पेज 94 इसको करने जा रहे हैं, और ये वाला जो न्यूमेरिकल है ये एग्जाम में भी आया हुआ है, ये एग्जाम में भी आया। अब ये न्यूमेरिकल क्या है जरा इसको समझ लें। देखें, इसमें वो कह रहा है हेलीकॉप्टर वेट 3920 न्यूटन, हेलीकॉप्टर का जो वेट है वो 3920 न्यूटन है, और वो कह रहा है इफ इट इज असेंडिंग अप, असेंडिंग किसे कहते हैं? ऊपर जाने को, ऊपर जाने को कहते हैं असेंडिंग। वो कह रहा है ऊपर जा रहा है एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रहा है। उसने इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया रेट, लेकिन यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मैं समझ गया ये एक्सेलरेशन है।
ओके, कह रहा है व्हाट विल बी द फोर्स ऑन द हेलीकॉप्टर। तो हमें मालूम करना है, क्या मालूम करना है? फोर्स ऑन हेलीकॉप्टर। न्यूमेरिकल का दूसरा हिस्सा भी है, लेकिन पहले यहां तक सॉल्व कर लें, फिर आगे बात करते हैं। देखिए, अगर तो ये हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर का जो वेट है वो हमारे पास है 3920 न्यूटन, यह हमें दिया हुआ है। तो इसका रिएक्शन ऊपर क्या होगा? वो भी कितना होगा? 3920 न्यूटन। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जितना वेट लग रहा है उतना रिएक्शन लग रहा होगा। ये बात ठीक है? अगर ये दोनों बराबर हैं तो हेलीकॉप्टर को कभी भी एक्सेलरेशन से मूव नहीं करना था। उसने क्या दिया हुआ है? एक्सेलरेशन दिया है। इसका मतलब है कोई और फोर्स भी ऊपर लग रही है। क्या ख्याल है आपका? ऊपर की जानिब दो फोर्सेस लग रही हैं, तभी हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा है। किससे? एक्सेलरेशन से। तो मैं ये लिखूंगा, हेलीकॉप्टर में जो फोर्स है मैं लिखूंगा फोर्स ऑन हेलीकॉप्टर इज इक्वल टू, क्या फोर्स लग रही है? ये दो फोर्स है। पहली कौन सी है? इसको मैं कहूंगा रिएक्शन ऑफ वेट। ये वेट का रिएक्शन है आर, प्लस एक और फोर्स भी लग रही है, जिस फोर्स को मैं क्या कहूंगा? ये वो फोर्स है जो हेलीकॉप्टर को किससे ऊपर मूव करा रही है? एक्सेलरेशन से। इसको मैं कहूंगा एक्सेलरेटिंग फोर्स। इस फोर्स को अब बताइए, यहां तक सही है? ये क्वेश्चन सारे समझ में आ गए? दो फोर्सेस लगनी चाहिए ना ऊपर की जानिब, एक तो वेट का रिएक्शन और दूसरी ये वाली फोर्स जो कि हेलीकॉप्टर को किससे? एक्सेलरेशन से ऊपर लेके जा रही है। ओके है, डन है। अब हमने लिखा रिएक्शन ऑफ वेट। वेट का जो रिएक्शन है वो कितना है हमारे पास? 3920 प्लस एक्सेलरेटिंग फोर्स। जब कभी भी फोर्स आएगी, न्यूटन सेकंड लॉ ने क्या बताया था? फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? ma। तो जब कभी फोर्स होगा तो उस फोर्स का फॉर्मूला क्या लिखेंगे? ma। 3920 प्लस m। क्या हम इस वेट से m निकाल सकते हैं? बिल्कुल। w किसके बराबर है? mg। तो वेट कितना है मेरे पास? 3920 इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाय g कितना होता है? 9.8। तो मल्टीप्लाई वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, 3920 डिवाइडेड बाय 9.8, तो ये आ जाएगा m। तो 3920 को 9.8 से डिवाइड करो तो ये आता है 400 kg। ठीक है, 400। तो m हमारे पास कितना है? 400, और a कितना है हमारे पास? 2। तो ये मेरे पास बन जाएगा, कितना बन जाएगी सारी कहानी? ये हो जाएगा 3920 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो कितना बना? 800। और अब आप इन दोनों को प्लस कर लें तो आपका बुक में जो आंसर है 4720 न्यूटन। दैट इज द आंसर। अब न्यूमेरिकल के दूसरे हिस्से में वो हमसे कह रहा है व्हाट विल बी द फोर्स ऑन हेलीकॉप्टर। दोबारा से कह रहा है हेलीकॉप्टर पे लगने वाली फोर्स बताओ। इफ इट इज मूविंग अप, अगर हेलीकॉप्टर अभी भी ऊपर जा रहा है with constant speed of 4 मीटर पर सेकेंड, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। बहुत अहम जुमला है। वो कह रहा है कि कांस्टेंट स्पीड कितनी है हमारे पास? 4 मीटर पर सेकेंड। तो वो कह रहा है फोर्स ऑन हेलीकॉप्टर बताइए कि हेलीकॉप्टर पे कितनी फोर्स अब लग रही है। तो एक बात तो ये कि अगर आपको वो तमाम रीजन वाली बात समझ में आ गई थी तो जनाब इसको हम मिटाते हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं, यहां से दोबारा तस्वीर बना के आपसे बात कर लेते हैं। अब अगर मैं कहता हूं कि ये मेरा हेलीकॉप्टर है और उस हेलीकॉप्टर का जो वेट है वो है 3920 न्यूटन, तो उस पर जो रिएक्शन लग रहा है वो भी कितना है? 3920 न्यूटन। और अगर सिर्फ ये दोनों फोर्स हो, ये दोनों फोर्स हो और कोई ना हो और हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा हो, तो हमें मालूम है हेलीकॉप्टर ऊपर किससे जाएगा? वेलोसिटी से जाएगा ना। कांस्टेंट वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी या कांस्टेंट या यूनिफॉर्म स्पीड, इसी से ऊपर जाएगा ना। और कैसे जाएगा?
और उसने यही हमें कहा हुआ है। तो इसका मतलब ये कि इस दफा इस दूसरे हिस्से का जवाब ये है कि जो एक्सेलरेटिंग फोर्स है ये हमारे पास अब नहीं है। हमारे पास हेलीकॉप्टर में कितनी फोर्स लग रही है? जितना वेट का रिएक्शन है। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो मैं ये फोर्स कैसे कैलकुलेट करूंगा? वेट ऑफ रिएक्शन कितना है हमारे पास? आर कितना है? 3920। और ये तो हमारे पास है ही नहीं अब। लेकिन अगर आप फिर भी इसको इस तरह लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं ऐसे लिख के। अब अगले स्टेप में आप इसको ऐसे करना पड़ेगा। m तो आपके पास 400 है, एक्सेलरेशन है नहीं। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहा है? यूनिफॉर्म कांस्टेंट स्पीड। जब स्पीड कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन नहीं होती, मतलब कि जीरो होती है। तो 400 इंटू जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा। तो ये आएगा 3920। तो हमारा जवाब है 3920 न्यूटन। दिस इज द आंसर। और मैं लॉजिकली भी इस सवाल का जवाब दे सकता हूं बगैर इसको सॉल्व किए। कैसे? कि हमने जो भी थोड़ी देर पहले बात की थी, बल्कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ में हमने आपसे बात की है कि जितनी फोर्स नीचे लग रही है उतनी फोर्स ऊपर लगे, बैलेंस फोर्स। तो बॉडी किससे मूव करती है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। और अनबैलेंस लगे तो एक्सेलरेशन से। इस दफा चूंकि उसने वेलोसिटी दे दी, मतलब कि बैलेंस फोर्सेस लग रही हैं, जितना नीचे फोर्स उतनी ऊपर। तो भाई वही होगी ना, जितनी नीचे लग रही है उतनी ऊपर। 3920, दैट इज द आंसर। आपकी समझ में आ गया तो थम अप या ओके लिखते हैं। क्या चीज दोबारा बताऊं? ये वाली बात दोबारा मैं कह रहा था, हम इसको बगैर इस तरह सॉल्व किए भी जवाब दे सकते हैं। और हम इस तरह जवाब दे सकते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि जितनी फोर्स नीचे लगे उतनी फोर्स ऊपर लगे, बैलेंस फोर्स। तो बॉडी कैसे मूव करती है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। तो उसने न्यूमेरिकल के दूसरे हिस्से में हेलीकॉप्टर को कांस्टेंट स्पीड से मूव करवाया है, जिसका मतलब ये हुआ कि जितनी नीचे फोर्स लग रही है उतनी ऊपर लग रही है। तो हमारा जवाब 3920 न्यूटन है। अगर हम सॉल्व करना चाहें तो एक्सेलरेशन को जीरो पुट करेंगे तो यही जवाब आएगा। ये कहना चाह रहा हूं।